हेलो स्टूडेंट। हम आपसे आज बातचीत करेंगे। होम साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू हैं, जो रिलेटेड रहेंगे। आप जो एग्ज़ाम देते हो, सपोज टीजीटी, पीजीटी या एलटी ग्रेड या किसी और एग्ज़ाम जैसे लेडी सुपरवाइजर या और कोई वनडे एग्ज़ाम लेवल पर जहां होम साइंस पूछी जाती है, ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो वो स्टूडेंट प्रॉपर इसको देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि किन सवालों के कौन से क्वेश्चन हैं, उनके कैसे जवाब दिए जाएं। बाकी टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड के लिए जो बच्चे इच्छुक हैं वो नए बैचेज में शामिल हो सकते हैं। ऑनलाइन नए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं, तो वहां पर भी आप आकर के प्रॉपर सिलेबस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके समक्ष है, जिसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेट ऑफ द ह्यूमन लीवर। देखिए, मानव का लीवर जो है वो लार्जेस्ट ग्लैंड के रूप में जाना जाता है। लीवर को जिगर भी कहते हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट हमारे बॉडी का है। तो मानव जिगर के वजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको अप्रोप्रिएट आंसर देना है। कई बार क्वेश्चन आपके जो वनडे लेवल के एग्जाम होते हैं उनमें कई बार पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन का राइट ऑप्शन आपको बताना है। देखिए, 1.3 केजी से लगाकर 1.56 केजी, 1.44 केजी टू 1.66 के, ये नियर अबाउट 1.44 केजी से 1.66 केजी के नियर अबाउट इसका वेट होता है। लीवर लगभग हमारी बॉडी में 52 फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में मदद करता है। ये तो मैं लिमिटेड बता रहा हूँ, और भी ज़्यादा फंक्शन लीवर के हैं जो बॉडी में होते हैं। इसके अंदर रीजनरेशन कैपेसिटी पाई जाती है और ये एक इम्पॉर्टेंट आर्गन के रूप में देखा जाता है। ये सबसे बड़ी ग्रंथि भी लार्जेस्ट ग्रंथि के रूप में इसे जाना जाता है, लार्जेस्ट ग्लैंड। अगर आपसे कोई पूछे कि ये जो इंडोक्राइन लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी लार्जेस्ट इंडोक्राइन, तब आप थाइमस थायराइड को बोलते हो। थायराइड यस शेप्ड होती है, वो इंडोक्राइन लार्जेस्ट है। नॉर्मली अगर हम ह्यूमन बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड पूछी जाए तो आप लीवर ही बताएंगे। इंपॉर्टेंट आर्गन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, जिसमें लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ द ह्यूमन लीवर। निम्नलिखित में से कौन सा मानव यकृत का कार्य है? लीवर या जिगर या यकृत एक ही चीज के नाम है। तो यहाँ प्रोडक्शन ऑफ बाइल यानी पित्त का उत्पादन करना, दूसरा है वसा का चयापचय पचय यानी मेटाबोलाइजेशन ऑफ फैट, और तीसरा है कार्बोहाइड्रेट का चयापचय, और चौथा है उपरोक्त सभी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लीवर के ये सभी कार्य है, पित्त का उत्पादन हो, बाइल जूस का फॉर्मेशन हो, या फिर वसा का मेटाबोलाइजेशन हो यानी चयापचय हो, कार्बोहाइड्रेट का चयापचय हो, ये सारे के सारे एक्टिविटीज लीवर का ही काम है। लीवर, मैंने आपको बताया, हम ह्यूमन बॉडी में मैक्सिमम रोल परफॉर्म करता है जो मेटाबोलाइजेशन से संबंधित हैं। डाइजेस्टिव एक्टिविटीज हों या और कई प्रकार की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी हों, उनमें ये भी परफॉर्म करता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पूछा गया है कि द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, द टर्म सरफेस स्ट्रक्चर एंड डीप स्ट्रक्चर कैन बी एसोसिएटेड विद। यहाँ पर एक नाम दिया गया है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट से क्वेश्चन आया है। भाषा के अध्ययन में सतही संरचना और गहरी संरचना जैसे शब्दों को जोड़ा जा सकता है। अल्बर्ट बंडूरा, नॉम चॉमस्की, जेन इलियाड और बीएफ स्किनर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लैंग्वेज से संबंधित कई सवाल ह्यूमन डेवलपमेंट में आते हैं, क्योंकि वहां पर शिशु के भाषा का विकास के बारे में सवाल पूछे जाते हैं, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो राइट ऑप्शन हम पहले बताते हैं। यहाँ राइट ऑप्शन होगा बच्चों नेम चॉमस्की, यानी नोम चामास्की कह लो या चामास्की, इनको फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट कहा जाता है, भाषा विकास का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ
लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन्होंने कई बातें बताई, हम आपसे भी चर्चा करेंगे। पहले इनको जानते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट। अभी भी ये जीवित हैं और काम कर रहे हैं। फादर ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में कोई नहीं कहा जाता है। और बात आती है कि इन्होंने कहा था कि अगर चाइल्ड के अंदर लैंग्वेज डेवलप करनी है तो सिर्फ दो चीजें करनी है। एक तो बोलने की आज़ादी, अभिव्यक्ति की आज़ादी हो, उस पर कोई रोक टोक ना हो, और दूसरे व्याकरण पर फोकस न किया जाए, ग्रामर पर फोकस न किया जाए। बेसिकली फोकस जो हो वो होना चाहिए, कंप्रहेंशन पर फोकस होना चाहिए। अल्बर्ट बंडूरा जो हैं, इन्होंने सोशल लर्निंग के बारे में बताया है, सामाजिक अधिगम के बारे में बताया है। होम साइंस ह्यूमन डेवलपमेंट में इनका भी बड़ा रोल है। सामाजिक अधिगम के बारे में सोशल लर्निंग प्रिंसिपल दिया था, सामाजिक अधिगम सिद्धांत दिया था। ये भी ध्यान रहे कि इन्होंने इनडायरेक्ट ऑब्जर्वेशन यानी अप्रत्यक्ष अवलोकन के आधार पर लर्निंग को इनहेंस किया था। स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी दी थी। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत यानी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, अनुबंधन सिद्धांत दिया था। इंस्ट्रूमेंटल लर्निंग के बारे में बताया था। इन्होंने लैंग्वेज पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि भाषा पुनर्बलन या रीइंफोर्समेंट से सीखी जाती है। रीइंफोर्समेंट से सीखी जाती, पुनर्बलन से सीखी जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सवाल था, बढ़िया क्वेश्चन था कि भाषा के अध्ययन में सतही संरचना और गहरी संरचना जैसे शब्दों को जोड़ा जा सकता है। तो नाम चौमास्की के साथ इन्होंने प्रिंसिपल ऑफ जनरेटिव ग्रामर नामक एक बुक भी लिखी है। तो ये आपको आत्मसात करनी है, ध्यान देनी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है और ये क्वेश्चन है, सीरम विटामिन डी लेवल डैश आर द इंडिकेटिव ऑफ द सब क्लिनिकल विटामिन डी डिफिशियंसी। सीरम विटामिन डी स्तर उपनैदानिक विटामिन डी की कमी का संकेत है। आप जानते हो ह्यूमन बॉडी में पहला एक ऐसा विटामिन है जो हार्मोन्स की तरह भी काम करता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और कह रहा है कि यहाँ पर जो विटामिन डी की कमी है वो किस स्तर पर आ जाए, क्लिनिकल स्टडीज में देखा जाता है। यानी जब उपचार करना होता है, हड्डियों में दर्द होगा, मांसपेशियों में ऐंठन होगी, अनईजी फील होगा, चक्कर आएगा, जोड़ों में दर्द होगा, ये सिम्टम्स हो सकते हैं। अगर डॉक्टर के पास जाते हो तो आपको विटामिन डी की के डायग्नोज करने के लिए कि उसका लेवल क्या है, क्योंकि आप धूप नहीं सेक रहे हैं प्रॉपर, या आप घर के अंदर ही रहते हैं। ये बहुत दिक्कत महिलाओं में होती है, जो घरेलू काम करने वाली महिलाएं होती हैं, उनके साथ अक्सर दिक्कत होती, क्योंकि वो धूप कभी नहीं सेकती और विटामिन डी का फॉर्मेशन वहीं से होता है। तो इसलिए यहाँ अगर 20 से ए ऑप्शन राइट होगा, यानी 20 mg/dl अगर है तो ये इंडिकेट करेगा सब क्लिनिकल विटामिन डी डिफिशियंसी को, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मतलब ये ह्यूमन बॉडी का मिनिमम लेवल हो जाएगा, यानी घटा हुआ लेवल हो जाएगा, और इसी के कारण हमारी बॉडी में कई कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होंगे। इसलिए इसका जो क्लिनिकल स्टडी का पैरामीटर है वो यही है, 20 mg/dl। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि फोर्टिफिकेंट यूज्ड इन आयोडाइज्ड सॉल्ट इज। आयोडीन युक्त नमक में प्रयुक्त होने वाला फोर्टिफिकेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आयोडीन में क्या आता है? ये अक्सर क्वेश्चन लोग गलत करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप जरा करिए, हम आपका वेट कर रहे हैं थोड़ा, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप गलत करेंगे। आयोडीन नमक हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, NaCl होता है। इसमें सोडियम और क्लोराइड साल्ट होते हैं। ये जो लोग फास्ट रहते हैं और कहते हैं कि हम व्हाइट नमक नहीं खाएंगे, हम काला नमक खाएंगे, हम सेंधा नमक खाएंगे, सब का जो कंपोजिशन है वो यही होता है।
NaCl। आप चाहे जो नमक खाओ, ये सिर्फ आपके मन का भ्रम है। सब में सोडियम और क्लोराइड पाया जाता है। तो आप चाहे व्हाइट नमक खाओ चाहे काला नमक खाओ, ये एक टाइप ऑफ मिथ ही है। अब क्यों ऐसा कहते हैं हम उस पर चर्चा में नहीं जाएंगे, क्योंकि ये पब्लिक डोमेन है, सबके अपनी रिचुअल्स हैं और अपने तरीके से लोग सेलिब्रेट करते हैं। आयोडीन युक्त नमक में प्रयुक्त होने वाला फोर्टिफिकेंट है सोडियम आयोडाइड, सोडियम पोटेशियम आयोडेट, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड। तो आप क्या करते हो यहाँ पर, क्योंकि इसमें आयोडीन होता है, नमक में क्या होता है आयोडीन, अगर आयोडीन की कमी होगी तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या हो जाएगा, आयोडीन की कमी अगर होगी तो वृद्धि और विकास नहीं होगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं होगा, और कई बार मेंटली रिटायर्ड यानी मानसिक रूप से कमजोर चाइल्ड भी हो जाते, इसलिए नमक में सोडियम और उसकी आयोडीन की डिफिशियंसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या आयोडीन वाष्पशील होता है? यस, आयोडीन वेपोराइज्ड कर जाएगा, आयोडीन वाष्पशील हो जाता है। हम अक्सर ये सवाल क्लास में पूछते हैं, वाष्पशील है आयोडीन, तो जब सब्जियों में डालते हो तो इसको उड़ जाना चाहिए, लेकिन ये उड़ता नहीं है आयोडीन। क्यों नहीं उड़ता? क्योंकि ये सोडियम आयोडाइड के रूप में हमारी नमक में पाया जाता है, इसलिए इसकी प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सोडियम आयोडाइड। NaCl होता है, इसीलिए यहाँ पर आयोडीन जो है आयोडाइड के फॉर्म में पाया जाता है, और ये आयोडाइड जो है वो हमारी बॉडी को क्या करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलप, सेल का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ हम मूव करेंगे। 6 नंबर सवाल है, पूछा गया है आइसो isoelectric point at which maximum coagulation of milk protein take place। आइसोलेट्रिक आइसोइलेक्ट्रिक बिंदु जिस पर दूध प्रोटीन का अधिकतम जमाव होता है। हाँ, ये पीएच वैल्यू पूछ ली गई है। आपको कोई पूछे पीएच का पूरा नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे, पीएच का पूरा नाम क्या है? तो आप कहेंगे पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अगर हमारे पास एच आयन है तो ये एसिड को डिफाइन करेगा, अगर ओ एच आयन है तो बेस को डिफाइन करेगा। अगर आपसे कोई पूछे किसी केमिकल का पीएच जीरो है, पीएच जीरो है, शून्य है, तो उसका नेचर क्या होगा? तो आप कहेंगे हाईली एसिडिक हो जाएगा, वो एसिडिक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपका पीएच स्केल की जब बात होती है तो वो 0 से प्रारंभ होता है और 14 तक जाता है। तो यहाँ जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इधर तरफ बढ़ेगा तो एसिडिक होगा और इधर तरफ बढ़ेगा तो बेसिक होगा। यहाँ प्रोटीन के कोगुलेशन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, किस पीएच पर आइसोलेट्रिक कंपाउंड पॉइंट पर जो प्रोटीन दूध प्रोटीन का जमाव हो वो अधिकतम हो जाए, क्वेश्चन पूछा गया है। 6 नंबर सवाल है और 6 नंबर का सवाल का राइट ऑप्शन होगा 4.6 पीएच पर, बी ऑप्शन राइट है। ये सब याद करने वाले फैक्ट सवाल हैं, तो इसमें कोई आपको दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए कि पीएच वैल्यू क्या क्या होती है, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 7 नंबर सवाल है, क्वेश्चन पूछा गया है कि लेवल ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट ऑफ द एजुकेशन नहीं एडुकेबल मेंटली चैलेंज चाइल्ड इज। यहाँ पर आपको देखना होगा, फिर ह्यूमन डेवलपमेंट से सवाल पूछा गया है, और ह्यूमन डेवलपमेंट में टॉपिक लेना है बुद्धि, इंटेलेक्ट लेना है, और इंटेलेक्ट में भी आईक्यू के क्लासिफिकेशन पर बेस्ड है। आईक्यू इक्वल टू होता है मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, यानी मानसिक आयु अपान
वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। इससे हम किसी का क्वोशिएंट निकालते हैं। ये सूत्र और फार्मूला और वर्गीकरण, इसका फार्मूला आईक्यू का और क्लासिफिकेशन वर्गीकरण, ये दोनों टर्मन ने किए हैं। टर्मन एक फेमस साइकोलॉजिस्ट भी हैं। आई कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू का संप्रत्यय संप्रत्यय या कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू किसने दिया? स्टर्न ने दिया हुआ है। जबकि इंटेलेक्ट मेजरमेंट का फादर आईक्यू बुद्धि परीक्षण का जनक किसे कहा जाता है? तो बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है बिने को। बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाता है, किसको कहा जाएगा? बुद्धि परीक्षण का जनक कहा जाएगा बिने और साइमन। बिने भी काफी हैं, साइमन इनके सहयोगी थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ कई सवाल निकल रहे हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ आईक्यू स्टर्न ने दिया, फादर ऑफ इंटेलेक्ट मेजरमेंट बिने हैं, क्लासिफिकेशन एंड फार्मूला गिवन बाय टर्मन है। अब एक सवाल आता है कि जो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट है ये कौन लेकर आया था? तो ये भी बिने लेकर आए थे। तो ये कुछ बेसिक सवाल इससे रिलेटेड है आईक्यू कोशिएंट से। अब यहाँ जानना ये भी है कि अगर 140 या इससे अधिक है, से अधिक बुद्धि है, तो ये बच्चा प्रतिभाशाली हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो जाएगा। 140 से अधिक, अगर 90 से 110 है आईक्यू किसी का, तो वो व्यक्ति सामान्य आईक्यू का हो जाएगा, जर्नल आईक्यू का होगा, सामान्य आईक्यू का बालक कहलाएगा। अब इससे नीचे जब डाउन होगा तब कंडीशन कॉम्प्लेक्स होती है। मानसिक रूप से विकलांग डिसेबल बच्चे के बुद्धिमान भागफल का यानी आईक्यू का स्तर क्या होगा? अब 0 से 25 है तो वो, या 25 से नीचे है तो मूर्ख बुद्धि कहलाता है। लेकिन यहाँ पर डिसेबिलिटी पूछी गई है। 7 नंबर सवाल का राइट ऑप्शन होगा 25 से 50 के बीच में, तो व्यक्ति यहाँ पर डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, 0 से 25 मूर्ख आ जाएगा, मेंटल डिसेबल कहलाएगा। ये एक मानक बनाया गया है कि अगर उसके साथ ये दिक्कत है तो इस स्तर की आईक्यू उसको नुकसान पहुंचाएगी। आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन है टेस्ट ऑफ द एसएस पीईएम इन चिल्ड्रंस इन अर्ली स्ट्रेटजीज बाय। प्रारंभिक अवस्था में बच्चों में पीईएम का आकलन के लिए परीक्षण किया जाता। बहुत बढ़िया सवाल है, क्योंकि हेल्थ में मेजरमेंट के जो प्रोसीजर्स हैं इनसे जब क्वेश्चन बनता है तो आप फंसते हैं, क्योंकि उतना डिटेल आप मेजरमेंट स्टडी किए नहीं होते हैं या करते नहीं हैं। तो ये दिक्कत आपको हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्यों? एंथ्रोपोमेट्रिक जब टेस्ट हम लोग करते हैं तभी हमें पता चल पाता है कि चिल्ड्रन के डेवलपमेंट की स्थिति क्या है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे का पीईएम हम स्टडी करना चाहते हैं कि उसकी स्थिति क्या है, तो ये एंथ्रोपोमेट्री से हमें स्टडी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, इम्ब्रियोनिक पीरियड पूछा गया है। द पीरियड ऑफ ह्यूमन इम्ब्रियो इज, आपको पता है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस फिलोपियन ट्यूब में होती है। मेल और फीमेल गैमीट्स मिलकर के फर्टिलाइजेशन करते हैं, गैस्ट्रेशन होता है। तो सबको पता है कि सबसे पहले सिंगल सेल होती है न्यूक्लियस युक्त, और ये धीरे धीरे डिवाइड होनी शुरू होती, पहले 2 में फिर 4 में। ये लगभग 5 डेज का काम है। 5 दिन में इस प्रकार का एम्ब्रियो डेवलप होता है, जो यूटेरस में जाकर के शिफ्ट हो जाता है, और जो वाल्व होती हैं, लाइनिंग होती है, उनमें चिपकने की कोशिश करता है। डीएनए स्ट्रांग होगा तब तो सब कुछ ठीक होगा, चिपक जाएगा, वरना मुश्किल होता है कई बार। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन 9 नंबर क्वेश्चन का पूछा गया है वो होगा, क्या है? मानव भ्रूण का काल होता है। मानव भ्रूण का काल होता है, तो यहाँ 2 से 8 सप्ताह का पीरियड हम कह देंगे, 2 to 8। द पीरियड ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियो इज 2 से 4 वीक, 1 से 8 वीक, 2 से 8 वीक। हाँ, मैंने आपको बताया ना
5 डे से स्टार्ट होता है इसका, क्योंकि ओबम यहाँ पर होते हैं और फिर क्या होता है कि स्पर्म होते हैं। इस जो दोनों फर्टिलाइजेशन करेंगे तो फर्टिलाइजेशन कंप्लीट होगा तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, और ये हमारा एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 2 से 8 हफ्ते तक चलता है। फिर धीरे धीरे क्लीवेज, मारूला, ब्लास्टूला, वरना कंप्लीट पीरियोडिक, अगर हम गेस्टेशन पीरियड के हैं तो 38 सप्ताह का होता है, लगभग 280 दिन या 9 मंथ के आसपास का कंप्लीट गेस्ट्रेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। क्वेश्चन पूछा गया, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ एन द इलेक्ट्रिक वाटर हीटर इज बाई। इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में संचालन का सिद्धांत है। यहाँ आपको पता होगा कि कई सारी चीजें बेसिक लेवल पर, सूर्य से किरणें, हमें जो सूर्य से हमें ऊर्जा मिलती है वो किस विधि के द्वारा मिलती है, तो सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊर्जा आती है वो आती है विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा। विकिरण का मतलब होता है एक चीज कहीं पर हो, जैसे हमारे हाथ में पेन है और मैं फेंक दूं डायरेक्ट तुम्हारे हाथ में। फिर आपने देखा होगा पानी का उबलना और लोहे की राड का गर्म होना। लोहे की राड जब गर्म होती है तो वो क्या है, वहां पर अ, संवहन होता है, और ध्यान ये देना है कि एक मॉलिक्यूल गर्म होगा वो एनर्जी दूसरे को देगा, दूसरा मॉलिक्यूल आगे को देगा, ऐसी पूरा गर्म हो जाता है। पानी, उबलता हुआ पानी जो है वो यहाँ पर जब गर्मी लगेगी तो ये वाला गरमाएगा और ऊपर चला जाएगा बुलबुला बन के, इसके स्थान पर दूसरा आ जाएगा, दूसरा गर्म होगा, चला, इससे धीरे धीरे करके पानी गर्म हो जाता है। तो यहाँ प्रिंसिपल पूछा गया है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर में संचालन का सिद्धांत क्या होता है। 10 नंबर क्वेश्चन है। आपको कहेंगे बहुत बढ़िया, इंडक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन और कंजर्व कन्वेंशंस। तो यहाँ पर इंडक्शन फॉर्म होता है, डी ऑप्शन राइट होगा। ये वाटर हीटर की बात की है, इलेक्ट्रिक वाटर हीटर की बात की गई है, इसलिए राइट ऑप्शन यहाँ पर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ द न्यूट्रिशनल असेसमेंट यूजिंग बायोकेमिकल मेथड। जैव रासायनिक विधि का प्रयोग करके पोषण मूल्यांकन की निम्नलिखित विधि नहीं है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, यूरिन आयोडीन, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन और सीरम रेटिनाल और बीपी। तो यहाँ पूछा गया है कि पोषण मूल्यांकन की निम्नलिखित विधि कौन सी नहीं है। तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर नहीं है पोषण से संबंधित, बाकी सारा सब कुछ पोषण का ही हिस्सा है। यानी अगर यूरिन में आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन का आकलन करेंगे नॉर्मली जो 7 से लगा करके 13 तक का, सीरम रेटिनाल की स्थिति क्या है, विटामिन ए, और ब्लड प्रेशर बीपी स्फेग्नोमोनोमीटर से हम इसको मेजर करते हैं, 120/80 mmHg की कंडीशन को देखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये 11 सवाल हमने आपके सामने डिस्कस किए हैं, इनको जरा अध्ययन मनन करिए और अपने फीडबैक कमेंट में जरूर लिखिए। ऐसे करके अब होम साइंस के खूब सारे एमसीक्यू हम आपको देते रहेंगे, जिससे आप जो स्टडी कर रहे हैं और आपका अभ्यास होता जाएगा, आपका ब्रेन शार्प होगा, और यही आपकी शार्पनेस आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बिल्ड करेगी, और ये अप्रोच आपको सफलता दिलाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स अगर पीडीएफ के फॉर्म में चाहिए तो इस नंबर पे आप मैसेज करके अपना नाम लिखकर भेज सकते हैं। टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के न्यू ऑनलाइन बैचेज स्टार्ट हो गए हैं, वो चाहे बायोलॉजी के लिए, होम साइंस के लिए, एजुकेशन के लिए, फिजिकल एजुकेशन के लिए जो इच्छुक हैं उन लोगों के लिए तो इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच, आप सब हमारे साथ जुड़ते हैं, सीखते हैं, इससे आपका भी कल्याण होता है और हमें भी मज़ा आता है। बहुत बहुत धन्यवाद।